नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का आखिरी बजट आज पेश किया। अंतरिम बजट, उनके पिटारे में सभी के लिए कुछ न कुछ था और फिर वही सब कुछ हुआ जो हर बार होता है। सरकार और समर्थकों ने बजट के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और विपक्ष उसमें मीन मेख निकालने में जुट गई। सियासत की भाषा तो समझ आती है पर बजट की कम, इसलिए पहले बजट के हाइलाइट्स समझ लें, फिर इसके पीछे की सियासत को समझेंगे। जी हाँ, खुशी हो तो ऐसा जश्न लाजमी है। उधर सदन में पीयूष गोयल का पिटारा खुला और इधर बजट में आम आदमी को छप्पड़ पाड़ राहत का जश्न शुरू हो गया। 2019 के महासंग्राम से पहले मोदी सरकार ने बजट के जरिए किसान, मजदूर, मिडिल क्लास और ग्रामीणों को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए जहां 6,000 रुपए हर साल देने का ऐलान किया, तो वहीं मजदूरों को कम से कम 3,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। इसके साथ ही टैक्स लिमिट बढ़ाने का काम किया। अंतरिम बजट के जरिए मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 का एजेंडा सेट करने की पूरी कोशिश की है। 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1.5 लाख तक निवेश किया है तो 6.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। अब 40,000 की जगह 50,000 तक स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा, छोटे किसानों के खाते में हर साल आएंगे 6,000 रुपए। 2 हेक्टेयर तक जमीन वालों को मिलेगा लाभ। मनरेगा के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन। सौभाग्य योजना के तहत मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे। साफ है, साल चुनावी है, लिहाजा कोशिश हर वर्ग को साधने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बजट बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं था, बहुत ज्यादा लोक लुभावन जरूर था और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सुशील आसोपा जी, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रकाश भंडारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ओंकार सिंह लखावत जी जो कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सुशील आसोपा जी, मैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मीडिया जब आम लोगों के पास जा रही है तो बजट को अच्छा और बुरा कहने वालों का जो रेशो है वो लगभग 75-25 का बन रहा है। 75 इसकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, तारीफ और बिना तारीफ का इसमें प्रश्न नहीं है। प्रश्न एक तकनीकी बिंदु है। सरकार 5 साल के लिए चुनी गई, ये उसका छठा बजट है। कायदे से ये वोट ऑन अकाउंट होना चाहिए या इंटरिम बजट थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली होना चाहिए, लेकिन ये एक पूर्ण बजट की तरह उन्होंने पेश किया जिसके लिए सैंक्टिटी उनके पास नहीं है। वो करें अच्छा। ये मान करके कि अब जुलाई में जब नया बजट आएगा तो जो ये उन्होंने घोषणाएं की है उनको समावेश करते हुए किस प्रकार से आर्थिक स्थिति रहेगी, क्योंकि पूरे बजट भाषण में इन्होंने देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर एक बार भी टिप्पणी नहीं की है। ये बताना उचित नहीं समझा कि फिस्कल डेफिसिट जो करंट ईयर का है वो मार्च तक 6,14,000 करोड़ होना था, वो 7,17,000 करोड़ तो नवंबर तक ही बजट घाटा हो गया है। पर वो जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्होंने भाषण तो एक्चुअली पीयूष गोयल जी दे रहे थे और तालियां मोदी जी अकेले बजा रहे थे, इतने जोर जोर से हाथ उठा रहे थे ऐसे कि बड़ा हास्यास्पद लग रहा था। अच्छा। पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पूरे बजट में इन्होंने पिछले 5 बजटों में जो घोषणाएं की उसके बारे में एक भी टिप्पणी नहीं कि भाई नमामि गंगे हमारा फेल हो गया, स्मार्ट सिटी फेल हो गया, स्वच्छ भारत मिशन फेल हो गया, मुद्रा योजना फेल हो गई, मेक इन इंडिया फेल हो गया। इस पे कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा क्या कि हम भारत को समृद्धि के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो समृद्धि के रास्ते पर भारत को अगर ले जा रहे हैं तो फिर केवल 1% जो अमीर हैं वो राष्ट्रीय आय का 73% आय उनकी तरफ ड्रेन आउट हो गई, वो लूट ले गए, और 50% जो निचले तबके के लोग हैं, लो इनकम ग्रुप,
लो मिडिल अच्छा। इनकम ग्रुप और अत्यंत गरीब, ठीक है, उनको केवल 1% राष्ट्रीय आय का मिल रहा है। ठीक है, ये समृद्धि है देश की। ठीक है सर। सुशील जी, ओंकार सिंह जी से जवाब ले लेता हूं मैं, से बढ़ने वाली। ठीक है सुशील जी, ओंकार सिंह जी से जवाब ले लेता हूं मैं। ओंकार सिंह जी, कांग्रेस का ये कहना है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सुशील आसोपा जी कह रहे हैं, कांग्रेस के कई लीडर्स और दूसरे दलों के लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि ये एथिकल नहीं था, इसे इंटरिम बजट होना चाहिए था, लेकिन लगभग फुल बजट पेश कर दिया गया। देखिए, मेरा ये कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो हर वर्ष के बजट में हमारे यहाँ के जवान के लिए, हमारे किसान के लिए और बाकी हमारे जो विभिन्न क्षेत्र, चाहे सीमा से जुड़े हुए होंगे, चाहे शिक्षा से होकर, सबके लिए इतना किया है कि हमने देश को एक विकासशील देश के अंदर अग्रणी पंक्ति में ला करके इसको खड़ा किया है। मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने आज जो उनकी सरकार ने, जो पीयूष गोयल जी ने बजट किया, माननीय आसोपा साहब ने भी कुछ यहाँ फरमाया, पर आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि इस बजट पर राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष हैं, वे संसद भवन से निकलते समय तक टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं थे। बाद में अपने सलाहकारों के साथ बैठ करके सोचा कि इसमें क्या टिप्पणी करें। ये तो आपके टीवी चैनल्स पर मैंने इसको देखा है। परंतु ये ऐसा बजट है जो किसान को समर्पित है, ये ऐसा बजट है जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के जो नहीं, लेकिन ओंकार सिंह जी, 42 करोड़ लोग ओंकार सिंह जी, उनको समर्पित। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस बजट के पॉपुलिस्ट होने पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। सभी का मानना यह है कि ये पॉपुलिस्ट बजट तो है, लेकिन यही बजट अगर पिछले साल यानी 2018-2019 के लिए आया होता तो ये नहीं कहा जाता कि आपने एथिकल कदम नहीं उठाया है। आरोप ये लग रहे हैं कि दरअसल ये एथिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इसे इंटरिम होना चाहिए था, लेकिन ये फुल लग रहा है। नहीं, मेरा एक निवेदन करना, फुल तो ये तो ट्रेलर है साहब। पूरा बजट जब जुलाई में आएगा या जब भी जून में आना है, जब भी बजट होना है, तब पूरी फिल्म दिखाएंगे इनको कि हिंदुस्तान को कहां जाना है। अच्छा। और अभी तक भी भारत को हिंदुस्तान देश की दुनिया के अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम किया तो ये 4 साल के कारण हुआ। एक और इसलिए मेरा आपसे ये कहना, कोई ऐसा सेक्टर नहीं था, चाहे कौशल विकास का विषय आया हो, चाहे डिजिटल का हो, चाहे नीचे तक जाने वाले बीच जो चोरी चकारी होती थी, करप्शन होता था, उसको रूट आउट करने का काम था, और डिजिटलाइजेशन करने का काम जो कुछ भी सरकार ने किया, उज्ज्वला योजना के तहत जो कुछ किया, जनधन योजना के तहत जो कुछ भी किया, और सरकार ने जो कुछ किया, हर वर्ग को समर्पित ये बजट है। ठीक है सर, मेरा ये कहना। ठीक है प्रकाश भंडारी जी, जितना इस बजट को हम पढ़ते हैं उतना ये स्थिति और स्पष्ट होती जाती है कि मोदी सरकार के पिछले जितने भी बजट रहे हैं उसमें मोटे तौर पर देश की हालत को, इकोनॉमी को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। इस बार शायद वोटर्स को ज्यादा ध्यान में रखा है और यही बात विपक्ष को परेशान कर रही है। स्वप्निल जी, ये जो बजट है ये लोक लुभावन योजना है सत्ताधारी पार्टी की, कि कैसे चुनावी वर्ष के अंदर वोट लेने के लिए क्या क्या किया जाए, वो सारी व्यवस्थाएं और सारे वो इंग्रेडिएंट्स, सारे मसाले इस बजट में हैं। अब आप अगर ये देखें कि जो कुछ दिया गया है वो चुनावी वर्ष में क्यों दिया गया, पिछले 4 वर्षों में वो दिया जा सकता था। वो राहत जो है पिछले, तो वो 2014 से शुरू होती और हो सकता है 2019 तक उसको और भी आप कर सकते थे, लेकिन जो सारा कुछ जो को दिया गया वो अंतिम वर्ष में दिया गया, जबकि ये लाभ जो है 2014 से शुरू होता तो बहुत अच्छा रहता। उस बीच में तो इसके बाद जो आया वो नोटबंदी आई और जीएसटी आई और सब कुछ है, तो राहत का को सीधा जोड़ा गया है बाएं हाथ से लेना और दाएं हाथ से, मतलब बाएं हाथ से तो राहत दीजिए, दाएं हाथ से वोट खींच लीजिए। करीब 30 से 35 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है कि ये 30-35 करोड़ लोगों को हम कैसे राहत पहुंचाएं जो अच्छा। हमको अपना मत देंगे। नहीं, लेकिन प्रकाश जी, मुझे एक बात समझाइए, पिछले साल का जो बजट था उससे मध्यम वर्ग में थोड़ी निराशा थी, थोड़ी उदासी थी। इस बार किसान, मध्यम वर्ग और इवन मजदूर वर्ग को भी छुआ गया। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस अपने कोर इश्यूज में रख रही थी, तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक है उन इश्यूज में? देखिए स्वप्निल जी, हमें जो देखना है कि अर्थव्यवस्था, आप सरकार में हैं, आपका काम यह है कि इस सरकार की अर्थव्यवस्था भी चलानी है आपको।
आपने जो कुछ सौंप दिए हैं, जो कुछ जो आपने बांटा है, किसानों को बांटा है, मजदूरों को बांटा है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को सूट करता है क्या? क्या जब यही अगर हो सकता है मोदी सरकार आ जाए, हो सकता है महागठबंधन की सरकार आए, लेकिन सरकार जो भी आएगी वो उसको आर्थिक फ्रंट पे जिस मोर्चे पे आने वाली सरकार को जितनी कठिनाई झेलनी पड़ेगी, संसाधन की, रुपए पैसे की, और उस पर लिखित वो उसका भी आपने कल्पना की है अपन ने कि ये जो कुछ चुनावी वर्ष में बांटा गया है इसे स्प्रेड आउट करते तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जून में, जुलाई में जब पूर्ण बजट दिया जाएगा तो उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी? ठीक है, बीजेपी तो मुझे लगता है अर्थशास्त्रियों की दुश्मन है। ठीक है, सुशील आसोपा जी, नीति आयोग, प्रकाश जी अब मैं रोक रहा हूं आपको। सुशील आसोपा जी, अरविंद पानगड़े चले गए। प्रकाश जी मैं आपको रोक रहा हूं। सुशील आसोपा जी, देखिए जितना मैं कांग्रेस के मॉडल को समझ पाया हूं, आप चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए, लेकिन आप ही के नेता यह भी मानते हैं कि किसानों की कर्ज माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो एक शुरुआत हो सकती है ताकि वो जीरो से शुरुआत करें। हालात ऐसे हैं कि उन्हें दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा। इस लिहाज से अगर देखें तो जो कदम बजट में दिखता है वो कम से कम एक शुरुआत तो नजर आता है। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। उससे पहले ये जो बात चली अभी प्रकाश जी ने भी कही और आपने भी पूछी उनसे, हमारे ओंकार जी से, कांग्रेस का इतिहास देखिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में। 2004 में हमारी सरकार बनी, हम परफॉर्म करना चाहते थे, हमने 2005 में मनरेगा लाए और 4 साल तक उसको चला के दिखाया। किसान कर्ज माफी हम करना चाहते थे, हमने 2008 के फरवरी में कर दी। लेकिन सर करना तो आप ओआरओपी भी जाते थे, लेकिन 2013 में जाते जाते ही तो किया था। सर एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए सर। 2010 में हम शिक्षा का अधिकार लाए, उसको इम्प्लीमेंट कर गए हम। 2013 में राइट टू फूड लाए, हम उसको 1.5 साल में इम्प्लीमेंट कर गए। ठीक है, मतलब इनको आपने ठीक प्रश्न उठाया कि इनको ये जो सोप्स कहते हैं, हालांकि ये सोप्स नहीं है, मैं उस पर भी आधा मिनट लूंगा आपका। ये 2 साल पहले करते, 3 साल पहले करते, नहीं सर देखिए 1.5 साल पहले। सुशील आसोपा जी, मैं सिर्फ डायमेंशन को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप करना तो सैनिकों के लिए भी चाहते थे, लेकिन ओआरओपी आप 2013 में जाते जाते ही तो छोड़ के गए, जिसको इन्होंने 2014 में ही कैरी फॉरवर्ड कर लिया। 2014-15 में हमने जो किए वो भी तो आप देखिए ना। सर मैं देख रहा हूं, लेकिन आप सवाल टाल रहे हैं ना। लेकिन मैं दूसरी 2-3 बातों वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन आप सवाल भी तो टाल रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं किसानों को लेकर, और अगर किसानों को लेकर जो बात है, आप मुझे बताइए, किसान डिस्ट्रेस इतना ज्यादा है, एमएसपी पे खरीद हो नहीं रही है, इन्होंने नई नीति बना दी, उसके बावजूद तो 500 रुपए महीना, मतलब 17 रुपए रोजाना एक किसान को आप देकर के उसको क्या लॉलीपॉप भी नहीं है, वो लॉलीपॉप का डंडा भी नहीं है। सच बात तो ये। दूसरी बात जो आप इन्होंने कहा है कि साहब ये भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 5 साल में हंगर इंडेक्स में हम 55 में से 100वें नंबर पे पहुंच गए। ये किनको एड्रेस करना चाहते हैं? राहुल गांधी जी मिनिमम इनकम गारंटी का जो वादा कर रहे हैं वो उस हंगर इंडेक्स को हिट करने वाला है। एक इन्होंने कहा नोटबंदी को उपलब्धि बताया, पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, लेकिन 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है आज 6.1, हम छोड़ के गए थे 2.2, आज 6.1 है। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मतलब कहाँ ये इकोनॉमी को ले जाना चाह रहे हैं? अब अमीरों की सरकार पूछ लेते ना ओंकार सिंह जी, क्या आंकड़ों को पार्टी ने अपने लिहाज से दिखाया है? के ले ले और चुपचाप बैठा रहे। सर कोई विजन नहीं है। नहीं ओंकार सिंह जी जवाब देंगे ना। नहीं है ओंकार सिंह जी, उसका कोई डिटेल नहीं क्या है। आंकड़े आपने अपने हिसाब से दिखाए? क्योंकि आंकड़े कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, मैं आंकड़े की बात नहीं करना चाहता। स्वप्न जी, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने तो 71 में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दी क्या? मेरे प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए असमझ में बीच में नहीं बोलता, इस मर्यादा को बना कर। नहीं, मैं मर्यादा, बिल्कुल मर्यादा। ये कोई लड़ाई करना है? मैंने बिंदु उठाए। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि वादे इन्होंने 71 में किए, 71 से हटा दिया क्या? एक बात। दूसरा, मैं आंकड़े की बात करते हैं, मैं कहता हूं इनकम टैक्स स्लैब को 5 लाख तक लेकर आ गए, यह आंकड़े का विषय है क्या? सर 2013 में जेटली ने मांग की थी
अनऑर्गेनाइज्ड 2014 में करते ना, या तो आपके टीवी चैनल को मछली बाजार बनाना चाहते हैं। 2014 में सुशील जी, करते जवाब तो हमें दीजिए सर। 5 लाख से ऊपर सुशील जो जी, है उनको 2.5 से 5 का नहीं बेनिफिट। ठीक है, 2 मिनट आपने रुकिए। आपातकाल में जेल बना दिया, ये भी 2020 अरे जेल ठीक में है, डाल दिया, और आपातकाल आप का इस टीवी बजट चैनल से पे क्या भी लेने देना है बीच में ओंकार बोल सिंह जी? रहे हैं। सुशील जी एक बार जवाब तो सुन लेते हैं ना। कपिल जी मेरा ये कहना है, हाँ, ओंकार कपिल जी। जी मेरा ये कहना है, मेरा जवाब सुने मेरा। हाँ। मेरा ये कहना है कि महंगाई नियंत्रित करने का काम इस सरकार ने किया। ठीक। कामधेनु संवर्धन योजना इस बार जो लागू सर, की है, खपत कम पहली होगी, बात इसलिए मैं आपसे महंगाई एक कम बात है। कहना सुशील- चाहता हूं। दूसरी बात मेरा कहना है कि खाद्य सुरक्षा जो Purchasing इनके power यूपीए नहीं है सेकंड में लोगों की। थी, अरे सुशील उससे जी- 6 गुना बढ़ाया गया। यह कैसे कह सकते हैं इस बात को? दूसरी बात, प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचने वाला काम मार्च 19 तक पूरा होने जा रहा है। सड़कों के नेटवर्क पे जितना खर्च किया, ठीक है। मैं कहता हूं उनसे 3 गुना खर्च किया। ये अच्छा। कैसे कहते हैं कि विकास नहीं है? अच्छा, ओंकार सिंह जी। फिर एक दूसरी बात ओंकार और सिंह है कि कर्मयोगी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था आजादी के बाद, जी हाँ, ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, आज तक कर्मयोगी पे ठीक है, जो दो- हमारा मजदूर, हाँ बताइए ओंकार सिंह जी, मैं एक हाँ, सवाल बोलिए। पूछना चाह रहा हूं। आपने जो वादे किए हैं वो तिमाही के आगे जाकर भी किए हैं। अब फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य आपने पिछले साल रखा था उसको तो आप अचीव नहीं कर पाए। अब जिस तरह की घोषणाएं हैं उससे नहीं, दोबारा नहीं आपका किया। लक्ष्य प्रभावित हमको- हो रहा है ना सर? तो हमको क्या मनसा- आंकड़ों की बाजीगरी हुई है इस हमारा बजट में? नहीं, हमारा, मैं कह रहा हूं कि स्वप्निल जी, जब हिंदुस्तान छलांग लगा रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो ये इनको ये लगता है कि ये हो कैसे गया। 1% ये आधे तो 73% कमाई ले जा रहे हैं। इनको अच्छा। इस बात का भान नहीं हो पा रहा है, अभी तो अनकॉन्शियस है कि ये हो क्या गया है। मैं कहता हूं कि जो विकासशील गवर्नमेंट होगी, जब उसके पास आर्थिक संसाधनों का उपयोग और प्रशासन होगा, तो इस प्रकार किसान से लेकर, शिक्षा से लेकर, खेती से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, सड़क के नेटवर्क से लेकर, हमारा जो आपका जो जिस प्रकार का हमारे अंतरिक्ष से लेकर ठीक है। और डिजिटल इंडिया से लेकर, ठीक है। जिस तरह का काम किया, राजीव गांधी जी ने कहा था, ठीक है, रुपया ओंकार सिंह जी। देता हूं, 15 पैसा जाता, 85 ठीक है, ओंकार सिंह जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। इन्होंने प्रकाश 1 भंडारी लाख जी, गांवों मैं को ओंकार सिंह जी डिजिटल आपको रोक रहा हूं। इंडिया में सुशील आसोपा जी, मैं आपके जी। पास आऊंगा, मुझे प्रकाश भंडारी जी से भी कुछ सवाल पूछने हैं। प्रकाश भंडारी जी, मोटे तौर पर जिस तरफ मैं कहना चाह रहा था, ऐसी बहुत सी घोषणाएं हैं जो तिमाही के आगे जाकर भी हैं। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी प्रकाश भंडारी जी, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसी घोषणाएं हैं, कुछ नहीं बल्कि काफी ऐसी घोषणाएं हैं जो तिमाही के आगे जाकर भी हैं। जैसे आप तिमाही के आगे तो है योजना, लेकिन सब देखिए उसके लिए आपने घोषणा तो की है, संसाधन का क्या सोचा आपने? संसाधन की भी तो आपको सोच रखनी पड़ेगी। तिमाही जाके भी योजना चलानी, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके संसाधन के क्या विषय, उसमें आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी देश की। अभी जो आपको, अभी तो बिल्कुल ऐसे बट रहा है पैसा, जैसा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अगला बजट क्या होगा, इस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी। ठीक है, सारा कुछ सोचा जा रहा है वोटों के खातिर, जबकि एक समृद्ध, जैसे 70 साल हो गए आजाद हुए, उस देश की अर्थव्यवस्था की क्या परिकल्पना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमारी नीतियां होगी, क्या हमारे संसाधन होंगे, कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा, ये सब भी सोचना चाहिए। सबको सब छोड़ करके आप देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रक्षा बजट में ये कह रहे हैं कि 3 लाख पहुंच गया, 3 लाख करोड़ पहुंच गया। 3 लाख करोड़ तो पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखिए उसमें वृद्धि कितनी हुई है, 25,000 करोड़ की वृद्धि। आज जो है युद्ध लड़े जाते हैं असलों से, तोपों से, विमानों से और युद्धपोतों से, और आप अपने पड़ोसी देशों को देखें तो एक पाकिस्तान है और एक चीन है। चीन से तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते, लेकिन आप एक समृद्ध ठीक है प्रकाश भंडारी जी, बजट, रक्षा बजट आप देखें तो आप देखिएगा पाकिस्तान, सुशील आसोपा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, आपने कुछ आरोप लगाए जिन पर मैंने ओंकार सिंह जी से तुरंत जवाब भी ले लिया, लेकिन ओंकार सिंह जी ने भी एक बात कही जिस पर मैं आपसे भी जवाब लेना चाहता हूं। मैं ये आपने जो शुरुआत में बात कही ना कि ये इंटरिम की जगह फुल बजट था, तो मेरे को ये पूछना है, रिएक्शन आने में, राहुल गांधी का रिएक्शन आने में समय तो लगा सर, तो इसमें तो क्या अब आपका संसद में रुख क्या होगा आने वाले दिनों में इस बजट को लेकर? आप इसे अनएथिकल मान रहे हैं, विरोध कैसे कर पाएंगे?
नहीं, हमने तो ये बात कही है कि देखिए जो बजट में जो जितने पॉइंट्स इन्हें लिखे हैं सबका जवाब कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली भी देगी, और राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि रोजगार को एड्रेस नहीं करता है ये बजट, ये उनका प्रमुख स्टेटमेंट है। क्योंकि अभी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। किसान आपकी पार्टी का रुख जानना चाह रहा हूं, मेरे पास अंतिम मिनट बचा है। किसान का कुछ होने, अच्छा एक और बात, भूमि, मैं आधा मिनट में करता हूं, भूमिहीन किसान को इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। एक बड़ा मुद्दा है सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाई गई है, ये बोला है। तो राफेल को भूल गए वित्त मंत्री की राफेल घोटाला सरकारी खरीद में अपारदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। 30 सेकंड है ओंकार सिंह जी, पार्टी की प्रतिक्रिया, अंतिम 30 सेकंड है मेरे पास, प्रतिक्रिया अंतिम 30 सेकंड है ओंकार सिंह जी, आप क्लोजिंग कमेंट देते हैं। क्या नहीं, मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर एक सर्वांगीण बजट है। ठीक है, ये देश की जनता के लिए है, सब क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है और कुल मिलाकर के एक विकास की छलांग लगाने वाला है। मेरा ये कहना है कि ये इस तरह का बजट है जिस बजट से मैंने आपसे निवेदन किया कि ये अगस्ता वाले मामा जी मिसेल जब से आए, जब से कांग्रेस वाले हर टीवी चैनल को मछली बाजार बना रखा है। यहाँ पर मैं चर्चा को रोक देता हूँ। मैंने आपको सुना जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट।